नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। क्या टल गया है मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार? आखिर कहां फंसा पेच? मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सरकार किस राजनीतिक गणित को साधना चाहती है? अगर ये सवाल आपके मन में भी हैं तो इस वीडियो में आपको इनके जवाब मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि लोग तो ये इंतजार कर रहे थे कि कौन कौन नया मंत्री बन सकता है, किसको हटाया जा सकता है। लेकिन इस बीच खबर तो ये आ रही है कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार ही टल गया है। तो दरअसल देश के सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर केंद्रीय कैबिनेट का नया स्वरूप कब सामने आएगा। इस बीच बेहद विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संकेत मिल रहे हैं कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया को फिलहाल कुछ समय के लिए टाला जा सकता है और ये बदलाव अब संसद के आगामी मॉनसून सत्र के संपन्न होने के बाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान इस समय मंत्रियों की नई सूची तैयार करने के बजाय एक बड़े और बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने पर केंद्रित बताया जा रहा है। इस बड़े फैसले के पीछे की सबसे मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि केंद्र सरकार इस समय संसद में बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रस्तावों और विधेयकों को पारित कराने की रणनीति पर काम कर रही है। इन बड़े और ऐतिहासिक प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार को सदन में सामान्य बहुमत नहीं बल्कि विशिष्ट 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार का शीर्ष नेतृत्व फिलहाल अपना पूरा ध्यान क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ तालमेल बिठाने, उनसे संवाद स्थापित करने और अपनी संसदीय व्यूह रचना को मजबूत करने में लगा हुआ है। जब तक ये संख्या बल पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक मंत्री परिषद के फेरबदल को होल्ड पर रखने का मन बनाया गया है, ऐसी खबरें हैं। सियासी हलकों में कयासबाजी का दौर तब और तेज हो गया था दरअसल जब बीते मंगलवार को पीजे कुरियन ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महामहिम राष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात हुई, जिससे राजनीतिक विश्लेषकों ने कैबिनेट विस्तार की तैयारी के रूप में देखा। लेकिन असल रणनीति कुछ और बताई जा रही है। सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होने जा रहे संसद के मॉनसून सत्र में सरकार का सबसे मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण बिल और देश में लोकसभा सीटों के पुनर्गठन यानी परिसीमन से जुड़े महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयकों को आगे बढ़ाना हो सकता है। इस बड़े कदम के लिए सरकार को दोनों सदनों में व्यापक समर्थन की जरूरत होगी, जिसके लिए पर्दे के पीछे की राजनीति तेज हो चुकी है। इस 2/3 बहुमत के जादुई आंकड़े को छूने के लिए केंद्र सरकार उन तमाम गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं से लगातार संपर्क साध रही है, जिन्होंने बीते बजट सत्र के दौरान संविधान संशोधन प्रस्तावों पर सरकार का समर्थन नहीं किया था। इस बीच देश की राजनीति में विशेषकर विपक्षी गठबंधन में हुई हलचल ने सरकार की राह को कुछ आसान जरूर किया है। तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और आम आदमी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियों के संसदीय दलों में हाल के घटनाक्रमों ने सत्ता पक्ष को राजनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना की बीआरएस और तमिलनाडु की डीएमके जैसी क्षेत्रीय ताकतों से भी सहयोग हासिल करने के लिए बातचीत चल रही है, ऐसी चर्चा है। मंत्रिमंडल विस्तार में भले देरी संभव हो, मगर भाजपा की केंद्रीय टीम जुलाई के पहले सप्ताह तक घोषित हो सकती है, यह भी खबर है। इस संदर्भ में कई दौर की बैठकों के बाद एक सूची तैयार किए जाने की चर्चा है। अंतिम मंथन के बाद नई टीम घोषित की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस सूची पर शीर्ष स्तर पर विचार जारी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति के बाद जल्द ही नई राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। अगर हम संसद, विशेषकर लोकसभा के भीतर के बदलते समीकरणों पर गौर करें तो पिछले आम चुनावों के नतीजों के मुकाबले तस्वीर काफी बदली हुई दिखाई देती है। आम चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास अपने दम पर 240 सांसद थे। वहीं एनडीए में 16 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी दूसरे स्थान पर और 12 सांसदों वाली नीतीश कुमार की जेडीयू तीसरे स्थान पर मौजूद थी। लेकिन हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों ने इस तस्वीर को बदल दिया है। तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर आए 20 बागी सांसदों ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपी से जुड़ने का फैसला किया। इस नए धड़े ने संसद में एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया, जिसके चलते ये दल गठबंधन के भीतर भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। इसके बाद तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। सियासी बदलाव का सिलसिला यही नहीं थमा। महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 6 सांसदों ने पाला बदलते हुए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया। इसके बाद संसद में शिंदे गुट की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जिससे उन्होंने नीतीश कुमार की जेडीयू को पीछे छोड़ दिया है। कभी एनडीए के भीतर किंग मेकर माने जाने वाली जनता दल यूनाइटेड अब 5वें स्थान पर पहुंच गई है।
इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जिसके 5 सांसद हैं। वहीं कई अन्य छोटे दलों का भी एनडीए को समर्थन प्राप्त है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो इसी साल अप्रैल में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। उस दौरान महिला आरक्षण और सीट परिसीमन से जुड़ा संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। उस समय इसके पक्ष में 298 सांसदों ने मतदान किया था, जबकि विरोध में 230 वोट पड़े थे। कुल 528 सांसद उपस्थित थे। किसी भी संविधान संशोधन को पारित कराने के लिए उपस्थित सदस्यों के 2/3 मतों की आवश्यकता होती है, जो उस समय 352 बैठती थी। सरकार यह आंकड़ा 54 वोटों से नहीं छू सकी थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज जरूरी संख्या नहीं है, लेकिन आने वाले समय में फिर प्रयास किया जाएगा। उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पिछले 2 महीनों में सियासी समीकरणों में बदलाव देखने को मिला है। अगर अप्रैल के सत्र में मिले 298 वोटों में टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों को जोड़ लें तो यह आंकड़ा 318 तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के पाला बदलने से समर्थन का आंकड़ा बढ़कर 324 पहुंचने की चर्चा है। अब राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें तमिलनाडु पर टिकी है, जहां चुनावी परिदृश्य और कांग्रेस के साथ समीकरणों में बदलाव की चर्चाओं के बीच डीएमके ने संसद में कांग्रेस से अलग बैठने की मांग कर सबको चौंका दिया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो एनडीए में शामिल होने जा रही है, लेकिन बीजेपी डीएमके को अपने पक्ष में लाने की कोशिश जरूर कर सकती है। अगर ऐसा होता है और डीएमके के 22 सांसदों का समर्थन सरकार को मिल जाता है तो 324 वाला आंकड़ा बढ़कर 346 तक पहुंच सकता है। वर्तमान में 540 सदस्यों वाली लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए करीब 360 सांसदों का समर्थन जरूरी है। यानी तमाम समीकरणों के बाद भी सरकार अभी इस आंकड़े से 14 सांसद दूर दिखाई देती है। यही वजह है कि बीजेपी बेहद सावधानी से अभी कदम रख रही है। लोकसभा के साथ साथ अगर राज्यसभा के समीकरणों पर नजर डालें तो वहां भी दिलचस्प बदलाव देखने को मिले हैं। हाल के महीनों में एनडीए राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंची है। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, जहां 2/3 का आंकड़ा 164 बैठता है। विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों और मनोनीत सदस्यों के सहयोग से उच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या बढ़कर 115 तक पहुंची है। इस समय राज्यसभा में सरकार और उसके सहयोगियों के पास लगभग 150 सांसदों का समर्थन आधार माना जा रहा है। इसके मुकाबले विपक्षी खेमे की ताकत लगभग 60 सांसदों के आसपास है। वहीं कुछ क्षेत्रीय दल ऐसे भी हैं जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और मुद्दों के आधार पर अपना फैसला ले सकते हैं। इनमें डीएमके के 8, बीजू जनता दल के 5, वाईएसआर कांग्रेस के 4 और आम आदमी पार्टी के 3 सांसद शामिल बताए जा रहे हैं। सरकार की नजरें अब इन्हीं सांसदों पर टिकी हैं ताकि मॉनसून सत्र में अहम विधेयकों को आगे बढ़ाया जा सके। कुल मिलाकर इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार से ज्यादा दिलचस्प संसद का मॉनसून सत्र होने जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की रणनीति कितनी कामयाब होती है या फिर विपक्षी दल अपनी एकजुटता बनाए रख पाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।